स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है। और ये जितना भी लेक्चर होगा ये आपके इस क्लास में जो भी स्टूडेंट होंगे जैसे जो आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड हैं उनके लिए है। किसके लिए ये तो भाई आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड वाले भी इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 है आपका ग्रेविटेशन। इस चैप्टर को पढ़ाने का क्या मतलब है कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपको जाननी है। तो इम्पोर्टेंट आपको जाननी क्या क्या चीज़ें हैं जैसे डिस्कस करेंगे इसमें। पहले तो समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें। तो ग्रेविटेशनल ठीक है फोर्स होगा, फिर आपका होगा ग्रेविटी होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटे क्लास में आप क्लास 9th में हैं तो 9th के लिए जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट होंगी उसको मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले मेरा नाम है दिव्यांश श्रीवास्तव और मेरा एमएससी है मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कंप्यूटिंग। चैप्टर नंबर 4 ये फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स में आप समझेंगे। एक मिनट थोड़ा सा मैं चीज़ों को अरेंज कर लूँ, उसके बाद से अपने टॉपिक पर आता हूँ। वेट कर ले थोड़ा सा, केवल ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट तक बस केवल। ओके, बस हो गया। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसे क्या है कि न्यूटन साहब का हर जगह रोल आता है और ग्रेविटेशन चैप्टर में बेसिकली जो है वो न्यूटन साहब का ज़्यादा पढ़ेंगे और गैलीलियो गैली के बारे में भी ज़्यादा जानेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में क्या है कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट लो उठा के फेंक दो। मतलब ये कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप छोटे क्लासेस में जब थे चाहे बच्चे थे आप तो गेंद वगैरह आज भी क्रिकेट आप लोग खेलते होंगे। तो क्रिकेट में क्या होता है कि आप गेंद को या तो बैट से हिट करते हो तो कुछ दूरी पे जाके गिरता है। आखिर गिरता क्यों है? तो भाई उसके पीछे हमें पता था छोटे क्लासेस में कि उसका एक नाम दे दिया जाता था जिसको ग्रेविटी ग्रेविटी बोला जाता था। तो कोई भी चीज को अगर हम एक हाइट से रिलीज करते हैं, मतलब कि टॉपिक पर चलते हैं अपने। कोई भी चीज को अगर हम एक हाइट से रिलीज रिलीज करते हैं तो वो कहा जाता है सिंपल कि वो जाएगा आपका ग्रेविटी, है ना। एक मिनट थोड़ा सा मैं थोड़ा सा देख लो इसको क्या दिक्कत आ रहा है। आप सही है, चल ठीक मिला है, आप सही है, ठीक है। तो उसको कहते हैं ग्रेविटी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है बॉडी जो होती है वो क्या करती है, रिलीज करते किया जाएगा एक सर्टेन हाइट से। तो बॉडी कहाँ जाएगी, वो फॉल डाउन होगी अर्थ पे ही, है ना, फॉल टुवर्ड्स अर्थ। और हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो आखिर अर्थ की तरफ ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती। या हम सीधा फेंकते हैं तो सीधा जाती है लेकिन बाद में अर्थ पे ही ड्रॉप होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे एक फोर्स काम करता है जिसको बताने वाले एक साइंटिस्ट है गैलीलियो गैली, ठीक है। ये बताया थे 17th सेंचुरी में। और बाद में सर आइजैक न्यूटन जो है इस चीज का पता लगाया। जब गेंद जो है वो गिरती है, सेव जो है उनके सर पे आके गिरता है, तो बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा जादू है जिसके वजह से वो जो सेव है वो सर पे आके गिरा। तो एक फोर्स को वो फील करते हैं, है ना, अर्थ के द्वारा कि यहाँ पर अर्थ में कुछ ऐसी कोई बात है कि जिसकी वजह से कोई भी जो सेव है वो अर्थ पे ही आके गिरती है। तो सर आइजैक न्यूटन जो है वो बात करते हैं किसका, तो मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे एप्पल का, चाहे मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ या मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। तो ये चीजें जो है सेम फोर्स कॉल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पर एक डिफिनीशन मिलता है। वो डिफिनीशन क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये होता है कि अगर कोई भी दो पार्टिकल है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं
और वो एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं, जिसको फोर्स का नाम दिया गया ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। इसी के बात पर जो है यूनिवर्सल लॉ जो है वो हमारा ग्रेविटेशन का, फोर्स एक्टिंग यूपिन अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू बॉडीज, ये यूनिवर्सल लॉ इसी पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ये जो है इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो फेनोमेना होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, दो बॉडी के इनवर्स का, उसी को कहते हैं हम ग्रेविटेशन नाम दिया गया। ठीक है, यदि एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक या दो दो बॉडीज होते हैं आपस में जो भी कनेक्ट होते हैं अर्थ पे गिरते हैं, वो एक स्पेशल केस पे गिरते हैं, और वो जो फोर्स लगता है ना ग्रेविटेशन, जो भी अर्थ के द्वारा होता है, उसी को कहते हैं ग्रेविटी कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो डिफरेंस भी होगा आपके टॉपिक पे। ये आप बताओगे क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और दूसरा जो होगा वो ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, ये आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन है, जो आप चीजों को देखेंगे आगे जो मिलेगा फ्री फॉल के बाद वाले टॉपिक में। चलिए समझते हैं पहले ये। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करने को मिलेगा, इस चैप्टर में देखने को मिलेगा कि हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में समझेंगे, और कुछ ऐसे भी फ्री फॉल कैसे हो रहे, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ है उसके बारे में समझेंगे। जैसे मोशन के द्वारा बॉडीज पर जो भी इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी का, वो जानेंगे। या वेट को डिफाइन करेंगे। अभी तक तो आप वेट जो होता है मेजर करते हो, आपकी वेट मशीन पे आप मेजर करते हो वेट ऑफ बॉडी, स्टडी हाउ वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक चीज हो गया। आगे बढ़ते पढ़ते हैं क्या है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो एक सर्टेन फेनोमेना है, आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ हुआ होगा, आप देख सकते हैं। एक फोटो होगा आपके सामने, फोटो में क्या है, ये दो चीजें दिख रही है। ठीक है, इसमें दो फोटो बना हुआ है, एक हमारा M1 शो हो रहा है और दूसरा हमारा M2 हो रहा है। यानी मानते हैं कि बॉडी मास ए है इसका M1, और यहाँ पे M2 है, और एक डिस्टेंस दिखा दिया गया जिसको कैपिटल डी कह रहा है, और एक फोर्स काम कर रहा है जो F है, ए बी है, मतलब ए का बी पे हो रहा है फोर्स, और फिर से बी का ए पे है। तो कभी कभी जो फोर्स होता है वो हम नेग्लेजिबल मानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नियरली इक्वल होगा, नहीं तो स्मॉलर होगा काफी, और नहीं तो नेग्लेजिबल हो जाएगा। ये उसके हम कंक्लूजन में आएंगे। तो पहले जो दो ऑब्जेक्ट लिया गया, सपोज दैट कि यहाँ पे टेबल पे दो बुक रखा हो, और दोनों के बीच में आप एज्यूम कर लो कि एक का जो मास है वो M1 है, और दूसरे बुक का मास है जो M2 है। उनके बीच में एक स्केल से मीटर ड्रॉ कर लो कि भाई 10 मीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में है। तो यही काम किया गया कि भाई अगर मैं मान लूँ कि फोर्स जो है वो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो उसके लिए एक नियम दिया गया कि जो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कि every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the their square between them। क्या होगा आगे, तो inversely proportional to the square of the distance between them, the force act along the line joining the center of two bodies। तो सबसे पहले यहाँ पे दो मास को हमने कंसिडर करना है। एक होगा बॉडी ए का, बॉडी बी का। जो बॉडी ए का होगा वो M1 होगा, बॉडी टू का होगा M2 होगा, और इनके बीच में कुछ सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दो बॉडीज के बीच का वो निकालेंगे, और डिस्टेंस को दिखाएंगे डी से। लॉ तो यही कहता है। अब इसके आगे जो है समझते हैं थोड़ा सा अलग से। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपली आप क्या करो, दो मासेज ले लो, दो ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पे ले लो आप। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, चीजें समझने के लिए थोड़ा समय देना जरूरी है। ये रहा दो ऑब्जेक्ट रहा, जैसे ये रहा M1 और यहाँ रहा M2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो D है। जो स्टेटमेंट कहता है कि
ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मास के, मतलब M1 M2 के प्रोडक्ट के मास के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा जाता है 1/d²। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, ये प्रोपोर्शनलिटी बोला जाता है इसको। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो अलग से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा देते हैं जो जी होता है। ये होता है M1 M2 अपॉन में आर का। आर का स्क्वायर का है चाहे डी का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है हमारा वो है डी। फोर्स एफ जो है हमारा फोर्स है। जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। और डी जो होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा दो मास के बीच का। ठीक है, तो ये तो था, छोटा मोटा था। अब ये जो है दोनों के बीच का फोर्स की बात कर रहा है कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं, इस पिक्चर से हमें साफ क्लियर हो जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट लिया गया और दोनों के बीच का कुछ मास लिया गया M1 M2, और फिर से उसके बीच का जो डिस्टेंस देखा गया वो था हमारा D2 था, डी था। तो न्यूटन साहब का जो लॉ कहता है कि इस लॉ के तहत हम क्या जाने, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ कहता है कि जो ग्रेविटेशन है ना, उसमें होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रोडक्ट के, और फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो हमारा आता है क्या, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये दो इक्वेशन मिला F1, और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। जब दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो ये मिलेगा क्या, एक फॉर्मूला दे देगा जो होगा आपका एफ का। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा F = G M1 M2/d²। यहाँ से आप और भी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे। तो भाई उसके लिए एक सिंपल साधारण सा चीज है जो आपको छोटे क्लासेस में अगर बता दिया जाता तो आप आसानी से इस चीज को समझ जाते। आप क्या करो कि सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज समझेंगे। थोड़ा सा मैं, आप चाहो तो उसको रफ में लिख सकते हो। जैसे कि F बराबर क्या दिया हुआ है, G है, M1 है, M2 है, अपॉन में D का स्क्वायर है। कभी कभी कहा जाता है क्या न्यूमेरिकल में कि मास जो है वो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, चाहे डिस्टेंस को हाफ दे दो या डिस्टेंस को कुछ और ले लो, मतलब 4 टाइम 6 टाइम जितना चाहे उतना कर सको आप। तो यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू कैसे आएगी, इसको मैं अपॉन 1 लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर सकता हूँ। तो एफ का D² बराबर क्या हो जाएगा, जी M1 हो जाएगा और M2 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं जी निकालूं तो क्या निकलेगा, F D² अपॉन में मास का M1 M2। क्वेश्चन ये कहता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है और आपकी बुक में भी ये चीजें हैं, मैं अभी डिस्कस भी करूंगा उस चीज को। तो ये चीजें हो गई। ठीक है, थोड़ी सी मैं, एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड को मैं एडजस्ट कर लूँ। तो आप उस चीज को समझ सकते हो अच्छे से। आगे जो है टॉपिक में वो पढ़ना है कि आप कैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। तो डिफिनीशन के लिए समझते हैं और कुछ रूल जानेंगे। तो डिफिनीशन क्या कहता है, सिंपली कि आप जो है एक काम करें, और वो काम क्या है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जान। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है आपके सामने है। सिंपली आप देख सकते हैं क्या कि एफ है इक्वल टू जी है M1 M2 अपॉन में डी का स्क्वायर। ये तो रहा फोर्स हो गया दो बॉडी के बीच का, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से हम उसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, एक मिनट और थोड़ा सा। ठीक है, सपोज दैट कि हम ले लेते हैं मास, एक M1 और दूसरा M2, तो बॉडी है, और इनके बीच में जो मास है वो 1 kg दिया हुआ है।
इट मीन्स कि अगर मैं कहूँ तो M1 M2 इक्वल टू 1 है और आपका जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जो यूनिवर्सल कांस्टेंट आप वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप निकालोगे उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे आप जी, क्या लगाओगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है जी M1 M2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो रहा, और मास इसका दिया हुआ है 1 और डिस्टेंस दिया हुआ है 1, वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, जी बराबर एफ या एफ बराबर में जी मिलेगा। ठीक है, ये दो तीन चीजें मिलेंगी। तो यहाँ से आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो जो होता है वो इक्वल होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, एंड इसका जो यूनिट मास होगा वो 1 kg होगा और इसमें जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूनिट ऑफ जी कैसे निकाला जाता है। इट मीन इसका एसआई यूनिट निकाला जाता है। तो जो एसआई यूनिट निकाला जाएगा उसमें आप जानेंगे कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो फॉर्मूले होते हैं वो F इक्वल टू जी M1 M2/d² होता है। अभी मैंने आपको करके दिखाया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकलेगा। भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, प्यारे से 1 कर लोगे और जी M1 अपॉन में M2 अपॉन में ये डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये एफ डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी M1 इंटू M2, और यहाँ से जी जब निकालोगे तो वो निकल करके आएगा एफ डी का स्क्वायर अपॉन में M1 इंटू M2 आ जाएगा। कैसे आया है तो एक बार और समझ लें कि एफ बराबर जो है वो जी M1 इंटू M2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू होगा, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको मैं सही कर लूँ। क्या होगा ये एफ का डी स्क्वायर और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में जी M1 M2 हो जाएगा। अब यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है तो जी इक्वल टू हो जाएगा M1 M2 बाई, सॉरी ये नीचे चला जाएगा फोर्स का अपॉन में एफ डी का स्क्वायर अपॉन में M1 M2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में M1 M2 हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर आपको एक पिक्चर में दिया हुआ है ना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है फोटो है, प्यारा सा फोटो है, जी बराबर एफ टी स्क्वायर अपॉन में M1 M2। इसकी यूनिट कैसे निकलेगी, तो आप जानते हैं कि जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और डिस्टेंस को दिखाते हैं मीटर से। यूनिट कैसे आएगी भाई, तो यूनिट आएगी जैसे जो यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस का होता है मीटर जिसका सिंबल होता है एम, और फोर्स का होता है न्यूटन, और यहाँ पे जो दोनों मास दिए हुए हैं वो केजी केजी है, तो मास का जो केजी हो गया और ये जो फॉर्मूला निकल के आया वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, ये केजी दो का स्क्वायर हो जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इतना तो हम समझदार है, वही गए होंगे, चीजों को आसानी से समझ सकते होंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके एसआई यूनिट निकल तो गए। ठीक है, इसके एसआई यूनिट वगैरह निकल गया, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। जो वैल्यू होती है जी की वो कैसे निकाला जाता है, तो वैल्यू जो होती है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऑलरेडी पहले से गिवन है किसके द्वारा, तो एक हेनरी सैंडिस है, इनके द्वारा ये फॉर्मूला गिवन, ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट जो लिया गया उसका जो वैल्यू है वो गिवन था पहले से। तो उनका जो नाम था वो था हेनरी हेनरी सैंडिस। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था इसको एक्सट्रीमली सेंसिटिव टोरिजन बैलेंस लाइक 1798 में। तो 20 साल से इसी को मानक में रखा गया और जी जो है उसको डिटरमाइन किया गया वैल्यू में, तो इसको कितना रखा गया, तो एक साइंटिस्ट के द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया कि ये जो वैल्यू होगा
वो होगा 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जिसको एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्टेड वैल्यू है साइंटिस्टों के द्वारा। तो ये था। अब इस पे जो है कुछ बातें और समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल कांस्टेंट जो होता है उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। तो भाई जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है इसमें थोड़ा सा चीजें जो है कुछ, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है खास करके ये कैसी क्वांटिटी होती है। तो भाई एक तरीके से ये जो क्वांटिटी होती है वो एक क्वांटिटी स्केलर होती है। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। शायद शेप नहीं ले पा रहा है तो मैं थोड़ा सा देखूँ एक बार और। ये होती है कैसी क्वांटिटी, तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे होती है, तो भाई जो जिसमें वेक्टर जानते हो, स्केलर जानते हो, छोटे क्लासेस में पढ़ करके आ चुके हो ऑलरेडी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाले को वेक्टर कहते हैं, और भाई जिसमें केवल केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर कहते हैं। देख लेना उस चीज को एक बार। जो इसकी वैल्यू होती है वो 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होता है। और ये क्या है, एक इन्वर्सल है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्स के द्वारा लिया गया है, इसलिए उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। लेकिन जो वैल्यू होती है जी की वो इस पर डिपेंड नहीं होती है, तो ये नेचर, साइज और मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं होती है। और खास करके नेचर का मीडियम कैसा है दो बॉडीज के बीच का, उस पर भी डिपेंड नहीं होती है। एक तीन चार पॉइंट्स हो गए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखोगे। ठीक है, देख करके प्रिपेयर करोगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और भी सारी बातें, जैसे कि इम्पोर्टेंस क्या है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो भाई न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ के इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है इसका। फर्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि सूरज और सभी के सभी प्लैनेट, ये सभी के सभी क्या करते हैं, सन के अराउंड मूव होते रहते हैं, इंक्लूडिंग अर्थ, है ना। तो ये सभी सभी आपस में किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर वर्क करते हैं, तो ये वर्क करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। मतलब कि जितने भी अर्थ और भी सारे जितने प्लेनेट हैं जो सूरज के चारों तरफ जो भी चक्कर लगाते हैं, उसमें लगता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और खास करके मून भी जो होता है, मून जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो टाइड्स आते हैं, मतलब जो हाई टाइड वगैरह उठते हैं समुद्र में, तो वो भी काम करता है क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लगता है बाय द सन एंड द मून, जो भी सूरज और मून के द्वारा ये चीजें होती हैं। आगे भी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, अर्थ और मून आपस में ज्वाइन है। और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, किसके बिहाफ पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बिहाफ पे। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि जितने भी सरफेस ऑफ अर्थ पे सारी चीजें हैं उसको होल्ड करके रखा हुआ है ये ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर ये नहीं होता ग्रेविटी तो हम इधर उधर चटक रहे होते। इसी वजह से क्या है कि सारी वस्तुएं जो हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, वो अर्थ पे प्लेस्ड रहती हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि इट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ रेन, स्नो टुवर्ड्स, या लूनार इक्लिप्स भी इसी तरह से होता है। जैसे कि सोलर इक्लिप्स होता है, लूनार इक्लिप्स होता है, तो ये जो होता है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और ऊपर से जो भी रेन ड्रॉपलेट्स हो गए होते हैं अर्थ पे, वो भी ग्रेविटी के द्वारा ही गिरते हैं। ये आपके कुछ छोटी छोटी बातें, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आगे जो बढ़ते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वी कैन सेड इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। जब फोर्स ऑफ नेचर जो होता है
ग्रेविटेशनल फोर्स वीक कब होता है? जब उसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर होता है। और ये भी चीजें हैं कि कभी कभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो काफी स्मॉल लगता है और एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, और काफी बिग और है वेरी लार्ज मास है, एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है। अगर लार्ज मास है, जैसे दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट है जो काफी वेरी बिग है और वेरी लार्ज मास है, तो उसका जो एक्सट्रीमली लार्ज होगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूमेरिकल समझते हैं, न्यूमेरिकल क्या है? तो भाई न्यूमेरिकल में है, आपको न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या दिया है? तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स में दिया है कि यहाँ पे दो बॉडी है ए और बी, तो दोनों का मास है 50 kg है। ठीक है। दोनों का मास क्या दिया हुआ है? ए बराबर बी बराबर 50 kg। मतलब क्या है कि एक मास यहाँ ऑब्जेक्ट का है और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है। दो मास है, दो मास है और दोनों के बीच का जो दूरी है वो डी है। ये मास कितना है? तो ये है आपका m1, और यहाँ कितना दिया हुआ है? तो ये है m2। थोड़ा सा मैं इसको और सही से समझा दूं। एक मिनट। ओके, हाँ हो गया। जैसे यहाँ पर एक m1 है और ये रहा हमारा m2, इनके बीच में दूरी दी है d। ठीक है। ये डिस्टेंस है। ये रहा हमारा m1 मास ऑफ a, और ये रहा हमारा m2 मास ऑफ b। ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो t दिया है। दोनों का मास कितना दिया है? तो दोनों का मास भाई 50 kg इसका भी है और 50 kg इसका भी है। दोनों सेम साइज का है, मास सेम ही है। और डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है 1 मीटर। इनके बीच में जो मास ऑफ ए दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका 1 नंबर और इसका यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। आप क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे है आपका। ठीक है। तो मास जो है ए का वो एम ए है और दूसरा मास एम बी है। कितना है? 50 kg है। और डिस्टेंस जो दिया है 1 मीटर दिया हुआ है। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है दो बॉडी के बीच में, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बना, जिस फॉर्मूला को कहते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और वो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है भाई? वो फॉर्मूला दिया हुआ है सिंपली कि फोर्स बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो यहाँ जो फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स बराबर होगा G m1m2/d का स्क्वायर। और जो g की वैल्यू होती है वो आप पहले से वेल नोन है, और वो वेल नोन वैल्यू क्या है? g बराबर है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। जब वैल्यू रखोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करके देखते हैं ना कि कैसे आ गया है वैल्यू। कुछ कुछ बच्चों को परेशानी होता है इस चीज को कैलकुलेट करने में, तो मैं एक काम करता हूँ तो इसको अलग से मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बाद में इसको मैं सॉल्व भी कर लूंगा। जैसे फोर्स बराबर क्या दिया हुआ था? जी m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर था, और मास दिया हुआ था दोनों का 50 kg। ठीक है। और डिस्टेंस था आपका 1 मीटर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन का मीटर स्क्वायर पर का केजी स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा 50 kg, इंटू हो जाएगा 50 kg, अपॉन में आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, इट मीन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। पहले तो एक काम करते हैं क्या कि जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं
उसको एक तरफ लिख लेते हैं और बाकी जो बचता है उसको एक तरफ, जैसे ये 50 था, ये भी 50 था, और इसके यूनिट को भी एक तरफ लिख लेते हैं। जैसे न्यूटन का मीटर स्क्वायर होगा ये, अपॉन में पर केजी का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 2 केजी था, 1 केजी था यहाँ और 1 केजी था यहाँ, ये 2 केजी से 2 केजी उड़ा, ठीक है। और नीचे में क्या बचा, 1 मीटर का स्क्वायर बचा। अब ये 1 मीटर का स्क्वायर बचा है, तो इसको क्या करो, आप इसको भी हटा दो। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 50 यहाँ था, 50 यहाँ था, ये न्यूटन मीटर का स्क्वायर था, और नीचे केवल मीटर स्क्वायर था। अब ये मीटर का मीटर स्क्वायर हटाओ, केवल बचा न्यूटन। ये जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 6.67 इंटू 2500 हो जाएगा। 2500 को मैं क्या लिखता हूँ, इस तरह लिख देता हूँ, इट मीन्स कि ये 10 पावर 2 हो जाएगा। 10 टू द पावर ऊपर में -11 ऑलरेडी है, तो 6.67 इंटू 25, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, और इंटू 10 टू द पावर -11, ये घटेगा तो 9 आ जाएगा, मतलब 11 दोनों होता है ना, तो 9 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 25, और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर हो जाएगा -9, ठीक है। अब ये काम आप ये करो कि 6.67 इंटू 25 को मल्टीपल करो। जब ये आप मल्टीपल करोगे तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर की सहायता लेता हूँ, और आप जो है 6.67 इंटू 25 करने पे ये जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 1। 1 मिनट, हैंग हो रहा है क्या? यस, हैंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप, सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए तो दिक्कत। हाँ, आ गया। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, स्लाइड जो है वो प्रॉब्लम हो गया। एक बार और मैं अपने स्क्रीन पर जाता हूँ और वन नोट को ओपन करता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेंगे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाकी चीजें तो आप जान ही गए हो, जो मेन मेन चीजें थी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हो 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा शेयर कर लो मैं स्क्रीन। यस, हो गया था, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू थी क्या थी, कि 10 टू द पावर -11 हो गया यहाँ पे। अब 10 टू द पावर -11 हो गया था, तो इसके आगे केवल यही करना था, 6.67 इंटू 25, और ये क्या आया था 10 टू द पावर आया था -9 आया था। ये कैलकुलेट करने पर कितनी वैल्यू आई थी, तो कैलकुलेट करने पर आया था 1.6666 पॉइंट, नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये आपको वैल्यू कितना मिलेगा, ये वैल्यू आएगा 166.75 इंटू 10 टू द पावर -9। जब ये इधर आएगा, दो डॉट इधर करेंगे, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो होती, जैसे ये जो डेसिमल है ना, जैसे ये जो कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, 166.75 इंटू 10 टू द पावर जो था वो -9। जैसे आप ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 ले जाओगे, और दो आपको आगे शिफ्ट करना है, तो कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा 9 के बाद 7 ले आना है, 9 के बाद 7 ले आना है, ये चला जाएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना चला जाएगा 1.667 हो जाएगा, 75, और 10 टू द पावर दो आगे बढ़ाना, तो दो आप माइनस कर लो ऊपर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10 पावर -7 आ जाएगा। तो ये आपका था कैलकुलेशन फर्स्ट वाला था, जो कि फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे आया ना, 1.67 10 टू पावर -7 न्यूटन आ जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद से आपका काम ये रहेगा कि चेक योर सेल्फ पे प्रॉब्लम करो, और साथ में आप जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ मेरे लेक्चर जो हैं वो रेगुलर मिलते रहेंगे। मैं कमेंट सेक्शन में आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा, तो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करता रहूँगा। यहाँ क्या करना है, तो भाई दिया हुआ है क्या है कि अर्थ है और मून है। एक में मास दिया हुआ है अर्थ का, जो लिखा है कितना, 6 × 10⁻24 kg, और जो मून का मास दिया वो 7.4 × 10⁻22 kg दिया हुआ है। ये हमारा M2 है। ठीक है, तो मास इसके दे दिए हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे दिया है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, तो ये जो केजी मतलब जो ये किलोमीटर है उसको मीटर में बदलेंगे, तो 1000 से मल्टीपल कर देंगे। ये लिख सकते हैं क्या है कि 10⁻³ लिख सकते हैं, जैसे 10⁻5 है और 10⁻3 है। आप लगाओगे, ऐड करोगे तो पावर पावर ऐड हो जाएगा, तो ये 10⁸ हो जाएगा मीटर। और ये एज इट इज होते चला आ रहा है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो वैल्यू अप्रॉक्सी उतना ही रहेगा। यहाँ जो न्यूटन साहब का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है वो है G = M1 M2/d²। तो जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू रख दोगे आप। वैल्यू रखने के बाद से पावर जितने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो फोर्स मिलेगा आपका वो आ जाएगा कितना, 2.01 × 10⁻20 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो ये प्रॉब्लम है ना, ये आपका दूसरा है, यहाँ से ये अलग है। आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका आंसर है। ठीक है, और बाकी जो है वो थर्ड क्वेश्चन में मेंशन हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो कहता है, ये हो गया आपके बुक में, आप बुक अपना चेक करोगे तो इससे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो लिखा हुआ है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। जैसे दो ऑब्जेक्ट है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दी गई, इट मीन्स की 1/2d, मतलब कि हाफ कर दी गई। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसी में समझते हैं नीचे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे समझते हैं उस प्रॉब्लम को क्या कहना चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहा है उस क्वेश्चन में कि हमें क्या किया गया कि डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। तो लिया गया एक ऑब्जेक्ट, यहाँ लिया गया दो ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच की थी दूरी, और दूरी को कम करने के लिए उसको लिख दिया गया क्या, डिस्टेंस, जिसको कहा गया डी। ठीक है, इसको कहा गया डी, और डी कहा गया, और इसी डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो इसको क्या लिखा जाता है, डिस्टेंस को हाफ करने के लिए सिंपल आप लिख सकते हो क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा d/2 हो जाएगा। ये था हमारा M1 और ये था हमारा M2। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जो फॉर्मूले होते हैं, होता है F(g)M1 M2 में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब जब हाफ कर दिया गया तो वो तो एफ डैश में चेंज हो जाएगा ना, एक हाफ वाला हो जाएगा G(M1 M2) में 1/2 d का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, तो G(M1 M2) में 1/4 का d²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ डैश अपॉन में एफ करेंगे तो कितना मिलेगा, एफ डैश अपॉन में एफ, अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो एफ डैश की वैल्यू होती है G(M1 M2) में 1/4 का d²। और नीचे वाला क्या होगा, G(M1 M2) में 1/2 का d का, ये सिंपल d का स्क्वायर होगा। ठीक है, हाफ तो पहले हो चुका था, ये सिंपल क्या होगा, d का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो G(M1 M2) में 1/4 d का स्क्वायर इंटू इधर d का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा G(M1 M2) हो जाएगा। इसको उड़ाओ, इसको भी उड़ाओ, केवल बचा 1/4, 1/1/4, तो ये मल्टीपल हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा केवल 1/4, केवल 4 बचेगा, और इधर में बचेगा कितना, एफ डैश अपॉन में एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो एफ डैश अपॉन में एफ बराबर 1/4। यहाँ पे अगर एफ डैश की वैल्यू निकाली जाएगी, सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 सिंपल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो केवल आ जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा, 4 एफ के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर फोर्स ऑफ, जैसे डिस्टेंस को अगर हाफ कर दिया जाए, तो 4 टाइम्स हो जाएगा उसके फोर्स के। ठीक है, एक ये बात थी, और आगे वाली जो बात थी वो यहाँ पे है। कौन सा था, यही था, 4 एफ था। डिस्टेंस का स्क्वायर किया गया, तो ये सॉल्व करके यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना ये। अच्छा, एक मिनट, इसको मैं हटा दूँ, ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए ना यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, तो ये रहा फोर्स का, और फोर्स कितना आ गया, एफ डैश बराबर 4 एफ के बराबर आ गया। आगे चलते हैं और समझते हैं एक और बात। वो कौन सी बात होगी, एक और क्वेश्चन, उसके बाद एक और आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद लेक्चर को समाप्त। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 क्या कहता है कि व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल and the distance between the object is double and tripled, and the mass of both objects are tripled। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है ना, इसको कैसे समझेंगे वो समझते हैं। तो आगे का क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। चलते हैं इसको, करते हैं क्वेश्चन को अलग से, उसके बाद देखा जाएगा आपकी बुक वाला क्या कह रहा है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ, व्हाट हैपेंस, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, टू द फोर्स, टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ एक क्वेश्चन में कह रहा है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, बी क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट is double and triple। सी क्वेश्चन कह रहा है इसी में द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल। ऑब्जेक्ट आर डबल। ठीक है, तो सबसे पहला जो समझते हैं, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, इसका मतलब क्या है। तो सपोज दैट ए ऑप्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ओरली समझ लेते हैं ऐसे।
एक मास m1 है और दूसरा है m2, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो t है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली, ये तो था हमारा m1 और ये था m2 और इनके बीच में लगा डिस्टेंस d। क्या लगा? डिस्टेंस लगा t। तो फोर्स क्या कहता है? फोर्स कहता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा करके प्रोडक्ट करो और डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मतलब ये जो है ये डबल हो गया और ये उतना ही रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एफ डैश जी 2m1 और एक बह रहा m2 अपॉन में डी का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा? एफ डैश अपॉन में जो एफ मिलेगा वो कितना हो जाएगा? g 2m1 m2 अपॉन में डी का स्क्वायर। और मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप थोड़ा सा बड़े हो गए हो तो चीज़ें समझ सकते हो। m1 m2 हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म, ये पूरा खत्म, डी खत्म, और यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 फोर्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया कि आपको क्या मिला यहाँ पे, ये कंक्लूजन मिला कि जो तो मास होता है एक ऑब्जेक्ट का वो डबल हो जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी डबल हो जाता है। ठीक है, अगर मास हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट का, अगर डबल कर देते हैं तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा डबल हो जा रहा है। मतलब अगर मास हमारा डबल हो रहा है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी, वो भी क्या होगा? वो भी होगा, तो डबल होगा। ठीक है, एक चीज। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, एक आप इसको देख सकते हो, जब मैं क्वेश्चन लगाता हूँ तो साथ साथ आप चीजों को समझा करो। ठीक है, बी क्या कह रहा है? बी कहता है क्वेश्चन में कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the object is double and tripled। भाई तो पहले तो मास की बात कर रहा था, अब उसके डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट उठाओ यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट उठाओ यहाँ पे, और डिस्टेंस को क्या दिखा दो? दुगुना, और बाद में उसको दिखा देना कितना, तो ये 2D हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस इसका कितना होगा? 2D हो जाएगा। और ये मास तो m1 m2 ही रहेगा। इस केस में जैसे कि एक बार ये होगा और फिर दूसरा केस बनेगा, तो लिखोगे प्यारे बच्चों केस 1। और इसमें क्या हो जाएगा? जो फोर्स होगा हमारा पहले केस में, पहले जो था वो m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल जी, और एक एफ डैश जो था वो नीचे लिखना आप यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? यही रहेगा, m1 हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा 2D का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रेसिप्रोकल आ जाएगा एफ डैश अपॉन में एफ, ये क्या हो जाएगा? एफ डैश कितना है? तो एफ डैश है आपका 1/4 डी का, डी का स्क्वायर छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, झूठ में हम काम तमाम कर रहा है अपना। क्या हो जाएगा? g m1 m2 अपॉन में 4 का डी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा g m1 m2 अपॉन में डी का स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा? g m1 m2 अपॉन में 4 डी का स्क्वायर इंटू हो जाएगा g m1 m2 अपॉन में, सॉरी,
माइंड मेरा हैंग कर रहा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही मैं आज पढ़ा चुका हूँ और मेरा सिस्टम भी हैंग हो रहा है। थोड़ा सा रुक लेते हैं। तो केस आएगा, आप देख लेंगे उसको अपनी बुक में। और बाकी जो है आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हो। तो क्या कर इतना हैंग होने की वजह से अपने जो लेक्चर हो गए उसको कोशिश करूंगा कि मैं एंड करूं, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है मुझे लेक्चर बनाने में। चलते हैं, कंटिन्यू करके देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, अगर चीज़ें सही हो जाती है भाई सही है। ओके ओके। थोड़ा बहुत सही हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत, हाँ आप जाके थोड़ा बहुत सही हुआ, लेकिन ये मीट नहीं रहा है, इसका मतलब अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या करता हूँ कि मैं अपने लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ, और बाकी बातें जो होंगी वो अगले लेक्चर में होंगी। तब तक के लिए आपको गुड नाइट, और आप जो हैं चीज़ों से जुड़े, समझें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए राम राम।